जी हाँ, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में, यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कैसे कराई जाती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, यानी जो सिजेरियन सेक्शन कराते हैं इसके कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे, यानी सिजेरियन सेक्शन कितने प्रकार से होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे LSCS के बारे में पूरी डिटेल में, यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसकी पूरी डिटेल तथा उसकी प्रोसीजर के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके बाद बात करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन से पहले कौन सी केयर प्रदान की जाती है फीमेल को, उसके बाद कौन सी केयर प्रदान की जाती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शंस, यानी ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी करवाई जाती है उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि JNM नर्सिंग तथा BSc नर्सिंग में 15 नंबर से पूछा जाता है। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, यानी डेफिनेशन। तो गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद अर्थात तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान एब्डोमिनल वाल तथा गर्भाशय में इंसिजन यानी चीरा लगाकर फीटस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है 28वें सप्ताह के बाद या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान एब्डोमिनल वाल तथा यूट्रस में इंसिजन लगाकर फीटस को बाहर निकालने की प्रक्रिया सिजेरियन सेक्शन कहलाती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी करवाई जाती है उससे सिजेरियन सेक्शन कहा। नेक्स्ट है इंडिकेशंस फॉर सिजेरियन सेक्शन, यानी सिजेरियन सेक्शन कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैटरनल इंडिकेशंस, यानी माता में पाए जाने वाले इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेशन है, मैं इसे थोड़ा और ठीक से बताता हूँ। पहला है सिर शोनी असंगता, यानी सेपेलो पेल्विस डिस्प्रपोर्शन, यानी जो फीटस का हेड है वो फीमेल की पेल्विस में फंस गया हो, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है क्योंकि उस टाइम पर वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यानी पेल्विस की आकार आकृति साइज क्या है, एबनॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। माता के एब्डोमेन वॉल पर चीरा लगाया जाता है और फिटस की डिलीवरी कराई जाती है। नेक्स्ट अपर्याप्त गर्भाशय बल, यानी इनएडुकेट यूटेराइन फोर्स, यानी माता के द्वारा पर्याप्त मात्रा में यूटेराइन फोर्स नहीं लगाए जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हाथों हाथ या इमरजेंसी कंडीशन में सी सेक्शन के द्वारा फीटस की डिलीवरी करा दी जाती है। नेक्स्ट पूर्व में सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी होना, यानी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यदि पहले फीमेल में पहले कभी डिलीवरी हुई और वो सी सेक्शन के द्वारा ही कराई गई, तो ऐसी कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही नेक्स्ट डिलीवरी कराई जाती है क्योंकि एब्डोमिनल वाल फटने का खतरा रहता है वेजाइनल डिलीवरी के दौरान। नेक्स्ट है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, यानी एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज जिसमें यह एक मतलब कि डिजीज़ होती है, जो एक तो होती है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होती है एब्रोप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति में, जिसमें क्या होता है ब्लीडिंग देखी जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी करवाने पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं रहती है तथा फीटल डिस्ट्रेस की संभावनाएं रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रोप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन संबंधित विकार, जैसे प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया की उपस्थिति। जैसे प्रीक्लेम्सिया तथा इक्लेम्सिया की उपस्थिति है, माता में बहुत ही अधिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है, हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है, यानी मतलब BP बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी करा दी जाती है क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे तो महिला जो है वो शॉक में जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, यानी असामान्य लेबर हो, तो ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट है सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी सर्विक्स में किसी प्रकार की कैंसर की उपस्थिति होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है क्योंकि वो कैंसर एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकता है। नेक्स्ट माता में अनियंत्रित डायबिटीज़, यानी अनकंट्रोल डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से ग्रसित मदर हो। और नेक्स्ट है गंभीर हृदय बीमारी, यानी सीवियर हार्ट डिजीज की उपस्थिति हो, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन, यानी HIV इन्फेक्शन है, तो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के दौरान HIV के गर्भस्थ शिशु में ट्रांसमिट होने की संभावनाओं को कम कर देता है। यानी सिजेरियन सेक्शन क्या करता है, HIV का जो है वो फीटस में जाने की संभावनाओं को कम कर देता है अथवा स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वेजाइनल डिलीवरी में फीटस की चोट लगने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। नेक्स्ट पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री होना तथा साथ में महिला किसी चिकित्सकीय बीमारी की उपस्थित होना, तो ये सारे इंडिकेशन है माता के, जिसलिए क्या कराई जाती है, ये सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है। जब वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल इंडिकेशंस। अब फीटल इंडिकेशंस यानी बच्चे में ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है, वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन ही आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में पहला है फीटल डिस्ट्रेस की उपस्थिति, यानी फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हो जाए, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए,
तो ऐसी कंडीशन में तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन के द्वारा तुरंत डिलीवरी करा दी जाती है, तो फीटस को जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलेप्स, सर्विक्स का अपूर्ण रूप से विस्तारित होना है। कॉर्ड प्रोलेप्स यानी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो दब जाती है, तो फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो सर्विक्स ठीक प्रकार से डायलेट नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी ना सिजेरियन सेक्शन करवा दिया जाता है हाथ वाथ। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फीटस। नेक्स्ट जिसमें माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गई, ब्रो हो गई और ट्रांसफर लाई। यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बच्चे के जो बटक्स होते हैं या पैर होते हैं वो पहले लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आते हैं, ठीक है, सिर ऊपर होता है। तो ऐसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी करवाने पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लंबे समय तक लेबर की प्रोसेस चल सकती है, ठीक है। तो और ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही सही रहता है। नेक्स्ट ब्रो प्रेजेंटेशन है और ट्रांसफर लाइन, बच्चा आड़ा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सिजेरियन सेक्शन कराकर बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी जो पहले जो किसी के भी ऑपरेशन कराया हो, मतलब ये डिलीवरी करवाई हो, तो ऐसी कंडीशन में फिटस की डेथ हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी की जाती है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी जब गर्भाशय में 2 शिशु उपस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही कराया जाता है, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है। तभी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो बोल देता है कि आपके जो बच्चा होगा वो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा होगा, यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होगी, ठीक है, क्योंकि वेजाइनल संभव नहीं है। अब बात करते हैं सर्जरी के समय के आधार पर सिजेरियन सेक्शन 2 प्रकार का होता है। सर्जरी के टाइम के आधार पर, यानी कौन से टाइम पर सर्जरी की जा रही है उसके आधार पर सिजेरियन सेक्शन 2 टाइप का होता है। पहला आता है चयनात्मक सिजेरियन सेक्शन, यानी सिलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। दूसरा है आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन। अब फर्स्ट है सिलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। सिलेक्टिव का मतलब हो रहा है पहले से सिलेक्ट कर लिया कि हाँ कि इस जो फीमेल है इसमें जो डिलीवरी होगी वो सी सेक्शन के द्वारा ही संभव है, अन्य वेजाइनल डिलीवरीज की संभव नहीं है। इसके लिए पहले से ही पूरी तरह की तैयारियां कर ली जाती है तथा हॉस्पिटल में एडमिट कराकर फीमेल को सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी पहले से ही प्रक्रिया याद होती है या पता होता है डॉक्टर को कि सिजेरियन सेक्शन करना है। नेक्स्ट है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन क्यों किया जाता है, जब फीमेल में लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तथा बच्चा या तो पेल्विस में फंस गया है या निकल नहीं रहा है या लंबे समय तक लेबर चल रहा है, इनएडुकेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, बच्चा आगे नहीं आ रहा है, सिर इंगेज्ड नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हाथ डॉक्टर क्या करता है, सिजेरियन सेक्शन की तैयारी करता है तथा 30 मिनट के अंदर सिजेरियन सेक्शन कर फिटस की डिलीवरी करा देता है। इसे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है। सिलेक्टिव में तो पहले ही पता लग जाता है कि इसकी लेबर वो वेजाइना द्वारा डिलीवरी संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो बता देता है कि सिजेरियन सेक्शन करना होगा इसका, तो इसलिए 2 दिन पहले 1 दिन पहले वो बता देता है, ठीक है। पर इमरजेंसी में तो हाथ वेजाइना डिलीवरी करवाने के दौरान पता लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, तो हाथ वो सिजेरियन सेक्शन कर देता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ये जो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि इंसिजन के आधार पर टाइप्स बताए गए हैं। ये टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन, यानी इंसिजन लगाने के आधार पर सिजेरियन सेक्शन कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वो है निचले खंड का सिजेरियन सेक्शन पहला, यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यही एक इंपॉर्टेंट सिजेरियन सेक्शन है जो कि हर बार पूछा जाता है LSCS क्या होता है, इसके प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव क्या है तथा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, जिसमें आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, जिसका बहुत ही कम उपयोग होता है, परंतु जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है इसका बहुत ही अधिक उपयोग होता है। इस वीडियो में अपन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेगमेंट, यानी इस नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें, तो इसकी बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इस प्रकार के सिजेरियन सेक्शन में गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंसिजन लगाया जाता है, यानी जो एब्डोमेन है उसके नीचे वाले पार्ट में, यानी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंसिजन लगाया जाता है। इसके अंतर्गत जो इंसिजन लगाया जाता है वो एब्डोमेन पर लगाया जाता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तथा अम्लाइकस के लगभग 2.5 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार के सिजेरियन सेक्शन में गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंसिजन लगाया जाता है। इसके अंतर्गत एब्डोमेन पर सिम्पाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तथा अम्लाइकस के लगभग 2.5 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लगाया जाता है। अब जो ये इंसिजन होता है यह वर्टिकल भी हो सकता है, दूसरा हॉरिजेंटल भी हो सकता है, जिसके बारे में अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे प्रोसीजर में। आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान अधिकांश केसेस में सिजेरियन सेक्शंस के इसी प्रकार का उपयोग किया जाता है, यानी सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है सिजेरियन सेक्शन को इसी का किया जाता है, इसलिए इसे LSCS के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट इसको बोल देते हैं LSCS कराना होगा, ठीक है। इसी कारण से सिजेरियन सेक्शन को निचले खंड का सिजेरियन सेक्शन या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। सिम्पाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तथा अम्लाइकस के 2.5 सेंटीमीटर नीचे क्या लगाया जाता है, इंसिजन लगा दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है। अब इस सिजेरियन सेक्शन है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ परफॉर्म की जाती है, उन सभी के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए तथा नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज़ अपन परफॉर्म करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। फिटस की डिलीवरी के लिए तो सबसे पहला करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस या केयर, यानी फीमेल को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले की कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रिपरेशंस इन ऑपरेशन थिएटर, यानी फीमेल अब क्या है ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी है तो उस पर कौन कौन सी प्रिपरेशन करेंगे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन की किस प्रकार से प्रोसीजर की जाती है वो लिखना है। ठीक है। आपको अगर सिजेरियन सेक्शन की प्रोसीजर भी पूछे तो आपको इसी प्रोसीजर को लिखना है वहाँ पर LSCS के बारे में। ठीक है। तो प्रोसीजर में अपन पढ़ेंगे एब्डोमिनल इंसिजन। एब्डोमिनल इंसिजन के अंदर ही अपन यूट्रस में इंसिजन लगा देंगे। ठीक है। और फिटस की डिलीवरी करवाएंगे यानी डिलीवरी ऑफ फिटस, फिर डिलीवरी ऑफ फिटस पढ़ेंगे, उसके बाद डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जैसे प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो फिटस क्या होता है, मतलब कि जो शिशु होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। कंप्लीट। उसके बाद ये प्रोसीजर खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे अपन सूचरिंग के बारे में, यानी सूचर रिंग करेंगे वहाँ पर एब्डोमिनल चीरा लगाया, इंसिजन लगाया तो उस प्रकार से कैसे सूचरिंग की जाती है, कौन से टाके का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी केयर करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली केयर। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सी सेक्शंस यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन या LSCS के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेशंस पूछे जाते हैं इसके JNM एग्जाम या BSc नर्सिंग एग्जाम्स में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो ये सारी एक्टिविटीज अपन अब एक एक कर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, यानी फीमेल को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले कौन कौन सी तैयारियाँ की जाती है। बिल्कुल सीधी है, जो नॉर्मली करते हैं वही करनी है। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपन मन से लिख सकते हैं, बस एक बार समझने की ज़रूरत है, रटना नहीं है। ठीक है। क्या करेंगे, महिला तथा उसके परिवारजनों को सिजेरियन सेक्शन करने के कारण तथा उसके लाभों के बारे में बताना चाहिए। यानी उसको बताना चाहिए कि वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं है, बच्चा फंस गया है या उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच है, तो ऐसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी करवाना खतरा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना है तथा इसके क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बता देना है। ठीक है। नेक्स्ट है महिला तथा उसके परिवारजनों से लिखित सहमति यानी रिटर्न कंसल्ट ले लेनी चाहिए। जी हाँ, कोई भी ऑपरेशन हो उसमें लिखित कंसल्ट तो लेना ही होता है। नेक्स्ट महिला के सभी आवश्यक एग्जामिनेशन तथा इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कर लेने चाहिए, ये भी आवश्यक है। नेक्स्ट ऑपरेशन साइट को अच्छी तरह से स्क्रब करना चाहिए, यानी अच्छी तरह से क्लीन कर दो ऑपरेशन साइट को यानी एब्डोमेन को, तथा इस एरिया की शेविंग करनी चाहिए, इस एरिया पे जो भी बाल वाल होता है उसकी शेविंग कर दो। नेक्स्ट है 2 यूनिट क्रॉस टू मैच, रक्त पूर्व में ही तैयार रखना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है अधिक, तो ऐसी कंडीशन पहले ही उसका जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप का पहचान कर लो तथा पहले से ही ब्लड को तैयार करके रख लो। किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन आए तो तुरंत रक्त चढ़ा दो, तो ताकि इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ट्रांसफ्यूज किया जा सके। नेक्स्ट है चयनात्मक सिजेरियन सेक्शन यानी सिलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, जिसके बारे में पहले से बताओ। तो ऐसी स्थिति में महिला को सर्जरी से पूर्व 6 से 8 घंटे पहले से ही मुंह से कुछ भी खाने पीने की सलाह नहीं देनी चाहिए। यानी बता दिया अपन एक सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी होगी तो उससे पहले बता दो कि 6-7 घंटे पहले मुंह द्वारा कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। इसके विरुद्ध इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के दौरान आवश्यकता अनुसार स्टोमच में ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालकर स्टोमच को खाली कर दिया जाता है। यानी इमरजेंसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना है, बच्चा फंस गया तो ऐसी कंडीशन में स्टोमच में ट्यूब डालकर गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाने के लिए सर्जरी की पूर्व रात्रि को, यानी गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाने के लिए सर्जरी की पूर्व रात्रि को 150 mg रानिटिडिन मुंह द्वारा देनी चाहिए। इसे सर्जरी से 1 घंटे पूर्व पुनः IM या IV मार्ग द्वारा देनी चाहिए। यानी गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाने के लिए, यानी HCl का सिक्रेशन अत्यधिक ना हो तो फीमेल में एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न ना हो तो ऐसी कंडीशन में रानिटिडिन दे देनी चाहिए। एंटासिड होती है जो मतलब कि मुंह द्वारा देनी चाहिए, उसके बाद सर्जरी करने से पहले भी इसको 1 घंटे पहले दे दो। ठीक है। ये सारी पूर्व तैयारी है। इसके बाद नेक्स्ट है कैथेटर डालकर ब्लैडर को खाली करना चाहिए। जी हाँ, कैथेटर डालकर ब्लैडर को पहले खाली करना चाहिए तथा सर्जरी की समाप्ति तक कैथेटर लगा रहना चाहिए ताकि यूरिन पास आउट ना हो, मतलब कि यूरिन वहाँ पर बाहर ना निकले और वो सीधा कैथेटर में जाए, यानी बैग में जाए, यानी यूरो बैग में एकत्रित हो जाए। गिव प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, यानी पेशेंट यानी जो फीमेल है उसको सारी प्री ऑपरेटिव मेडिसिन प्रदान कर दें। नेक्स्ट है महिला को ऑपरेशन थिएटर में भेजते समय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिला को ऑपरेशन थिएटर में भेजा जा रहा है तो उसके साथ सभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, टिकट होना चाहिए और अनुमति पत्र आवश्यक रूप से भेजने चाहिए। जी हाँ। इसके अलावा महिला की कलाई या फॉरहेड पर पहचान पट्टी, आइडेंटिफिकेशन टेप,
बांध देनी चाहिए, जिसमें मरीज का नाम होना चाहिए, उसके पति का नाम होना चाहिए, सर्जरी किस प्रकार की है उसका नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का नाम आदि सभी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। जी हाँ, ये हो गई प्री ऑपरेटिव केयर या प्रिपरेशन। अब बात करते हैं अपन प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इन ऑपरेशन थिएटर। यानी ऑपरेशन थिएटर में अपन ने फीमेल को भेज दिया है, तो वहाँ पर कौन कौन सी केयर प्रदान की जाती है। ठीक है, तो महिला को स्पाइनल अथवा जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के लिए आपसे पूछे महिला को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आपको बताना चाहिए कि स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। महिला को डोर्सल पोजीशन प्रदान की जाती है, यानी सिजेरियन सेक्शन के लिए महिला को डोर्सल पोजीशन प्रदान की जाती है। बहुत सारी कंडीशन में सुपाइन पोजीशंस ही दी जाती है, यह डॉक्टर्स के अनुसार होता है कि इसको कौन सी पोजीशन देनी है। वेजाइनल डिलीवरी में लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट, सर्जरी के लिए आवश्यक सभी आर्टिकल्स स्टेराइल होने चाहिए। जी हाँ, ये तो कोई सी सर्जरी हो उसमें सारे जो आर्टिकल है वो स्टेराइल होने चाहिए। इन्हें ऑपरेशन टेबल के नज़दीक व्यवस्थित रूप से जमा कर रखना चाहिए। ठीक है, यानी जमे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, महिला की जनरल हेल्थ स्टेटस तथा गर्भस्थ शिशु की हार्ट रेट का असेस करना चाहिए। नेक्स्ट, उदर को यानी एब्डोमेन को बिटाडिन के गोल से पेंट करना चाहिए, यानी उसको आराम से जेली लगाकर उसके गोल से पेंट कर दो एक बार और फिर से एब्डोमेन को। नेक्स्ट, ऑपरेशन साइट के अलावा शेष एब्डोमेन को भी संक्रमित कपड़ों की सहायता से ढक देना चाहिए। ऑपरेशन साइट ओपन होनी चाहिए, बाकी भाग को क्या करो, कपड़े की सहायता से ढक दो। नेक्स्ट, सर्जरी के दौरान नियोनेटोलॉजिस्ट आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए, यानी बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो वहीं पर होना चाहिए। नवजात के साथ ही नवजात के रिससिटेशन के लिए यानी नवजात को केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण एवं दवाइयाँ भी पहले से ही एकत्रित कर लेनी चाहिए, यानी वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति का प्रभावी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, यानी नियोनेटोलॉजिस्ट होना चाहिए तथा बच्चों के रिससिटेशन के लिए आवश्यक सभी उपकरण वहाँ पर होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के आपातकालीन कंडीशन का वहाँ पर सामना किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इन ऑपरेशन थिएटर। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोसीजर के बारे में, यानी LHCS के द्वारा डिलीवरी कैसे की जाती है, इसकी क्या प्रोसीजर होती है। तो आपको लिखना है एब्डोमिनल इंसिजन। सबसे पहली चीज़ होती है एब्डोमिनल इंसिजन लगाना, यानी डिलीवरी करा रहे हैं ऑपरेशन के द्वारा, तो ये कैसे कराई जाती है। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि एब्डोमिन पर इंसिजन लगाना होगा। ठीक है, यानी सर्जन सिजेरियन सेक्शन के लिए वर्टिकल यानी सीधा या क्षैतिज यानी ट्रांसफर चीरा लगा सकता है। ठीक है, अब वर्टिकल चीरा और ट्रांसफर चीरा यानी हॉरिजेंटल इंसिजन, तो क्या होता है, ये कैसे लगाया जाता है। यह चीरा मध्य रेखा यानी प्यूबिक सिम्पाइसिस तथा अम्लाइकस के बीच की जो मध्य रेखा है से कुछ दूर या मध्य रेखा पर सिम्पाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तथा अम्लाइकस के 2.5 सेंटीमीटर नीचे लगाया जाता है वर्टिकल इंसिजन। तो यहाँ अपन ने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल इंसिजन, ये आड़ा जो टीका होता है यही सबसे ज़्यादा लगाया जाता है हॉरिजेंटल इंसिजन। इसे सिम्पाइसिस प्यूबिस से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर हॉरिजेंटल लगाया जाता है। जी हाँ, ये सब सीधी लाइन है कि सिम्पाइसिस प्यूबिस से ठीक ऊपर 3 सेंटीमीटर ऊपर हॉरिजेंटल यानी आड़ा 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 इंसिजन लगा दो। ठीक है, इंसिजन की पर्याप्त लंबाई एंड चौड़ाई को बनाए रखने के लिए रिट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। रिट्रैक्टर्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद इंसिजन लगाने के बाद रिट्रैक्टर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो जो उसकी लंबाई और चौड़ाई बनी रहे। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया करनी है वो डॉक्टर कर लेता है। यदि उसके बाद क्या किया जाता है, यदि मेम्ब्रेन उसके बाद इंसिजन लगाकर यूट्रस में भी इंसिजन लगाए जाते हैं, तो यूट्रस को भी अलग किया जाता है, यूट्रस की लेयर को, और उसमें भी रिट्रैक्टर्स लगा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी बाहर आती है, एमनियोटिक कैविटी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यदि मेम्ब्रेन फटी हुई नहीं है तो इन्हें रप्चर किया जाता है, यानी एमनियोटिक कैविटी में सबसे ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो उससे सबसे पहले रप्चर किया जाता है। यानी यदि मेम्ब्रेन फटी हुई नहीं है तो इन्हें रप्चर किया जाता है। लगातार सक्शनिंग द्वारा रक्त मिश्रित एमनियोटिक द्रव को सक्शन किया जाता है या निकाल दिया जाता है। यानी रिट्रैक्टर्स का उपयोग करा, इंसिजन लगाया, पहले एब्डोमेन पे लगाया, फिर यूट्रस में लगाया, फिर एमनियोटिक कैविटी निकली, एमनियोटिक कैविटी निकली तो उसके बाद मेम्ब्रेन दिखी तो मेम्ब्रेन को रप्चर किया। उसके बाद क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड निकला एमनियोटिक कैविटी से और उसको सक्शनिंग के द्वारा सक्शन कर लिया, यानी बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट, जब फीटल हेड तथा लोअर यूट्राइन फ्लैप के मध्य अब क्या करते हैं, फीटल हेड तथा लोअर यूट्राइन फ्लैप यानी यूट्रस के अंदर एक हाथ से तो यूट्रस के अंदर चलाया जाता है, तो दूसरे हाथ को क्या किया जाता है, फीटल के हेड को पकड़ा जाता है। यानी ये कहना चाहता है फीटल हेड तथा लोअर यूट्राइन फ्लैप के मध्य धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, तथा हथेली को सिर के नीचे ले जाया जाता है, यानी एक हाथ की हथेली को तो सिर के नीचे ले जाया जाता है तथा सिर के हाथ में आ जाने के बाद, अब सिर क्या हो गया, हाथ में आ गया डॉक्टर के बाद, इसे चीरे वाली रेखा तक लाने के लिए असिस्टेंट द्वारा फंडस पर दबाव लगाया जाता है। कई बार सिर को बाहर निकालने के लिए ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स की 1 या 2 ब्लेड का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। जी हाँ, इसमें क्या किया करा इन्होंने, सबसे पहले
मतलब कि जो डॉक्टर है उसके हाथों की उंगलियों को प्रविष्ट कराया जाता है। अब हथेली के नीचे क्या रख लिया जाता है, सर को ले महसूस किया जाता है, तो सर को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा जो असिस्टेंट डॉक्टर होता है वो फंडस पर दबाव बनाता है, जिससे क्या हो, सिर ऊपर आ जाए, यानी इंसिजन वाले इलाके से बाहर निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो तो थोड़ा और जोर लगाने के लिए बाहर निकालने के लिए ऑब्स्टेट्रिक फॉल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, सिर की डिलीवरी कराई जाती है, हेड की डिलीवरी हो जाती है। सिर की डिलीवरी के तुरंत बाद शिशु के मुंह तथा नाक से म्यूकस एवं एमनियोटिक फ्लूइड को म्यूकस एक्सट्रैक्टर की सहायता से सक करना चाहिए। यानी अब सिर की डिलीवरी हो गई तो उसके तुरंत बाद शिशु के मुंह तथा नाक से म्यूकस एवं एमनियोटिक फ्लूइड को म्यूकस एक्सट्रैक्टर की सहायता से सक करना चाहिए या उसे क्लीन करना चाहिए। मुंह और नाक को सक्शनिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट, शिशु के शेष भाग की डिलीवरी भी धीरे धीरे सावधानीपूर्वक कर देनी चाहिए या करनी चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे हेड की डिलीवरी होती है तो सिजेरियन सेक्शन में एक फ़ायदा है कि इसमें जल्दी से डिलीवरी हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद। अब क्या हुआ, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद माता को 0.2 mg मिथालजिन आयु मार्ग द्वारा लगाना चाहिए, जो कि ब्लीडिंग को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट, जन्म के बाद नवजात की देखभाल ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार सामान्य प्रसव द्वारा पैदा हुए नवजात की जाती है। यानी अवतार स्कोरिंग कर लो, उसके वाइटल साइंस आदि को चेक कर लो तथा उसमें वो किस प्रकार की है उसको असेसमेंट कर लो, किस प्रकार का कंजेनिटल इफेक्ट तो नहीं है, इस प्रकार उसको केयर प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। अपन ने बात करी शोल्डर की, सबसे पहले अपन ने एब्डोमिनल पे इंसिजन लगाया, फिर यूट्रस पे इंसिजन लगाया, फिर डिलीवरी ऑफ हेड यानी हेड की डिलीवरी करी। हेड की डिलीवरी के बाद अब बात करते हैं अपन डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा की। अब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर निकल चुका है, बस प्लेसेंटा रह चुकी है, तो प्लेसेंटा किस प्रकार से बाहर निकलेगी वो भी देख लेते हैं। प्राय नवजात के जन्म के कुछ समय बाद प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाती है। नवजात के जन्म हो गया तो उसके कुछ समय बाद प्लेसेंटा जो है वो स्वतः ही सेपरेट हो जाती है, जिसे कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन यानी हाथों के द्वारा खींच लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद झिल्लियाँ मेम्ब्रेन को सावधानपूर्वक हटाना चाहिए, यानी मेम्ब्रेन से उनको भी सावधानपूर्वक हटा देना चाहिए। यदि मेम्ब्रेन डेसिडुआ में चिपकी हुई है तो इसे सावधानपूर्वक ड्राई गाउज से द्वारा हटाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुई उसको खींच लिया जाता है, उसके बाद मेम्ब्रेन को भी हटाना चाहिए तथा डेसिडुआ यानी यूट्रस के अंदर क्या की जाती है, सफाई की जाती है ड्राई गाउज की सहायता से। यदि कुछ भाग रह गया है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अंत में प्लेसेंटा तथा मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद आवश्यकता अनुसार यूट्राइन कैविटी का एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, यानी एक बार पुनः उसको महसूस करना चाहिए हाथों के द्वारा कि इसमें कुछ भाग अंदर तो नहीं रह गया, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सी सेक्शन के दौरान डोयंस रिट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। सी सेक्शन के दौरान डोयंस रिट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसका काम क्या होता है देखते हैं। सिजेरियन सेक्शन के दौरान इसका जो उपयोग होता है वो एब्डोमेन वाल तथा ब्लैडर की पीछे की ओर खींचने के लिए किया जाता है, ताकि निचले गर्भाशय खंड का प्रॉपर एक्सपोजर हो सके, निचला यूट्राइन खंड है वो स्पष्ट दिखाई दे सके, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है डोयंस रिट्रैक्टर्स का। ठीक है। एब्डोमेन वाल तथा ब्लैडर की पीछे की ओर खींचने के लिए किया जाता है डोयंस रिट्रैक्टर्स का उपयोग। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सी सेक्शन के दौरान कौन से रिट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि डोयंस रिट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि ब्लैडर तथा एब्डोमेनल वाल को पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि डिलीवरी आसान बनाई जा सकती है। डोयंस रिट्रैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा भी निकल चुका है, तो अब क्या बचेंगे, अब क्या करेंगे, जो चेरा लगाया है उस पर टाँके लगाने हैं या सूचरिंग कर दो। तो इंसिजन पर टाँके लगाना या सूचरिंग, गर्भाशय के चीरे के किनारों को ग्रीन आर्मी टच या एलिस फॉर्सेप की सहायता से ठीक करके 3 लेयर्स में टाँके लगा दिए जाते हैं। यानी तीनों जो लेयर होती है यूट्रस की, जो तीनों लेयर होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम तथा पेरीमेट्रियम, उसमें ही एलिस फॉर्सेप की सहायता से उसे ठीक करके लेयर्स में टाँके लगा दिए जाते हैं। टाँके लगाने के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर्स मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो कि गल जाते हैं, वो वाले सूचर्स लगाए जाते हैं जिसमें NO क्रोमिक कैटगेट अथवा वाइक्रिल का उपयोग करना चाहिए। पूछा जा सकता है कि यह कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना NO क्रोमिक कैटगेट अथवा वाइक्रिल का उपयोग किया जाता है। अथवा सूचरिंग राउंड बॉडी नीडल द्वारा की जाती है। राउंड बॉडी नीडल यानी गोलाकार जो नीडल होती है उसकी सहायता से सूचरिंग की जाती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस में इंसिजन लगाया है, ठीक है, इसी प्रकार फिर एब्डोमेन में लगाते हैं। सूचरिंग करने से पूर्व ऑपरेशन साइट से ध्यानपूर्वक सभी इंस्ट्रूमेंट हटा देने चाहिए। यानी सूचरिंग करने से पूर्व बस सूचरिंग में काम आने वाला आर्टिकल्स को ही पास में रखना चाहिए, बल्कि सारा आर्टिकल जिनका काम हो चुका है उनको हटा देना चाहिए। घाव को क्लोज करने के लिए कंटिन्यूस सूचरिंग की जानी चाहिए। गर्भाशय घाव की सूचरिंग करने के बाद पेरिटोनियल कैविटी की सफाई करनी चाहिए। जी हाँ, पेरिटोनियल कैविटी की सफाई कर दो उसके बाद तथा रक्त के धब्बे आदि हटाने चाहिए और डॉयंस रिट्रैक्टर्स को भी हटाना चाहिए। डॉयंस रिट्रैक्टर्स क्या होता है अपन ने अभी आगे देखा है। तथा इस बात को सुनिश्चित हो जाने के बाद कि गर्भाशय वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, गर्भाशय ठीक हो चुकी है, मतलब कि उस पर टाँके वाके लगा दिए यानी वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, तब सामान्य रीति से उधर पर भी टाँके लगा दिए जाते हैं। अब
यदि यूट्रस पर वो सूचनिंग कर दी है तो तब देख लिया कि यूट्रस ठीक हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, अब एब्डोमेन पर भी सूचनिंग कर देने चाहिए। टाँके लगाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्भाशय में गर्भधारण या कॉन्सेप्शन का कोई उत्पाद तो नहीं रह चुका है, यानी कोई मेम्ब्रेन तो नहीं रह गई है, उसे अपन ने डबल से एक्सप्लोजन किया था। ठीक है कि हाँ कुछ भी नहीं है तो लगा दो टाँके। किस पर? एब्डोमेन पर। टाँकों के ऊपर एंटीसेप्टिक गोल्स जैसे बिटाडिन युक्त घाव पे रखकर घाव की ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। इस प्रकार से सूचनिंग भी कर दी जाती है। तथा वल्वा तथा वजाना को भी एंटीसेप्टिक गोल द्वारा साफ करना चाहिए तथा वल्वा के ऊपर स्टेराइल पैड रख देने चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार से अपनी पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। सूचनिंग कर दी, पहले यूट्रस पर करी, उसमें एब्जॉर्बेबल सूचर्स का उपयोग किया, एनोओक्रोमिक कैटगेट अथवा वाइक्रील का उपयोग करा। उसके बाद यूट्रस पर सूचनिंग करने के बाद में जो भी पेरिटोनियल कैविटी है उसकी सफाई करी, डॉन्स रिडक्टर्स को रिमूव करा, फिर देख लिया कि वहाँ पर ठीक है तो एब्डोमेन पर भी टाँके लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर गाउस पीस रखकर उस घाव की ड्रेसिंग कर दी जाती है, तथा वल्वा वेजाइना को भी एंटीसेप्टिक गोल साफ कर दिया जाता है, तथा वल्वा के ऊपर स्टाइल पैड रख देना चाहते हैं। इस प्रकार इसकी प्रोसीजर कंप्लीट होती है सिजेरियन सेक्शन की। अब जो चीज़ें वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सी सेक्शन। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सी सेक्शन में, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर तथा कॉम्प्लिकेशन। जी हाँ, कुछ भी नहीं करना है, जो करता आ रहा है वही करना है। बस इसमें एक बात ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है क्या की केयर करनी है। प्रथम 24 घंटे के अंदर प्रदान की जाने वाली देखभाल, यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जाती है, हॉस्पिटल में कम से कम उसे 7-8 दिन तक रखा जाता है। तो प्रथम 24 घंटे के अंदर की जाने वाली देखभाल, महिला को नज़दीकी निगरानी में रखना चाहिए कि महिला में किसी प्रकार की किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे शॉक तो नहीं है की कंडीशन में तो नहीं है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत तो नहीं है, वाइटल साइंस कैसे हैं, तो इस प्रकार इसकी निगरानी में रखना चाहिए फर्स्ट 24 घंटे के लिए। महिला को वाइटल साइंस यानी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी आदि का बार बार असेसमेंट करना चाहिए। महिला की सामान्य स्थिति, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एनेस्थेसिया का प्रभाव, योनि स्राव, सर्जिकल घाव में दर्द आदि का भी असेसमेंट करना चाहिए। महिला को कूल एंड क्लाम एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए तथा आरामदायक पोजीशन भी प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी ड्रिप जारी रखनी चाहिए। जी हाँ, ये 24 घंटे के पहले दी जाने वाली नॉर्मल केयर है जो सभी में देते हैं। महिला को आवश्यकता अनुसार दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे एनाल्जेसिक जैसे पैथेडिन हाइड्रोक्लोराइड 70 से 100 mg देनी चाहिए। इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु शुरुआती 3 दिनों तक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ठीक है, तथा उसे देखभाल प्रदान करते समय रोगी टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। केवल विसंक्रमित उपकरण ही काम में लेने चाहिए। जी हाँ, सॉरी से यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऐसा लग रहा है। इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु शुरुआती 3 दिनों तक एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए स्ट्रिक्ट आसेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, यानी एंटीबायोटिक दे दो, उसके बाद स्ट्रिक्ट आसेप्टिक टेक्निक के द्वारा उसकी देखभाल की जानी चाहिए। उसके बाद यदि ज़रूरत हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर माता को अपने नवजात का स्तनपान प्रारंभ कर देने की सलाह देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कर देनी चाहिए 2 से 4 घंटे के अंदर। सिजेरियन सेक्शन में यदि वेजाइनल डिलीवरी हो तो उसमें आधे घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट, बेड सोर की रोकथाम के हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं, यानी लगातार बेड की सफाई की जाती है और फीमेल को अलग अलग पोजीशन में लेटाया जाता है। यदि बेड में सिलावट आ रही है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। एयर मैट्रेस तथा पिल्लोस आदि का उपयोग किया जाता है। यदि महिला की जनरल हेल्थ स्टेटस ठीक है तो उसे बिस्तर पर ही अपनी टांगों को धीरे धीरे हिलाने तथा गहरी एंड डीप ब्रीथिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला को तथा उसके फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। महिला को शुरुआती दिनों तक सिर के नीचे तकिया नहीं लगाने की सलाह देनी चाहिए। महिला को प्यूरपेरियम में सूतिका अवस्था की जटिलताओं की उपस्थिति के बारे में बारीकी से मॉनिटरिंग करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन के कोई भी लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन सभी अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है 24 घंटों के बाद प्रदान की जाने वाली देखभाल। 24 घंटे के पहले वो नॉर्मली थी, अब बात करते हैं नॉर्मली क्या, वो मतलब बहुत ही आवश्यक है 24 घंटे के अंदर। अब 24 घंटों के बाद प्रदान की जाने वाली देखभाल, महिला में वाइटल साइंस और जनरल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट किया जाता है। दूसरे दिन ओरल फीडिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए। फर्स्ट दिन 24 घंटे के अंदर आईवी ड्रिप दी थी, अब ओरल फीडिंग प्रदान करनी चाहिए। शुरुआत में सादा पानी या चाय ही देनी चाहिए। तीसरे दिन से पहले हल्का ठोस आहार तथा बाद में ठोस आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार देना चाहिए। खाने में मरीज की चॉइस का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शुरुआती 10 घंटों तक आईवी ड्रिप जारी रखनी चाहिए। महिला को सर्जरी की किसी भी कॉम्प्लिकेशन को उपस्थिति को बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरे दिन महिला को बिस्तर पर बैठने की सलाह देनी चाहिए। यदि महिला की स्थिति अच्छी है तो उसे बिस्तर से उठकर कुछ कदम चलने की भी इजाज़त दी जा सकती है। जी हाँ, ये सारे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि महिला को मिलता में परेशानी हो तो आवश्यक उपाय करने चाहिए। महिला की पर्सनल हाइजीन को बनाए रखनी चाहिए। पेरिनियल एरिया की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्जिकल वुंड की स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक के साथ ड्रेसिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, सी सेक्शन
में महिला को सूतिकावस्था व्यायाम पोस्ट नेटल एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहिए। सर्जरी के 5वें अथवा 6ठे दिन बाद एब्डोमिनल स्टिक निकाल देना चाहिए, यानी एब्डोमिनल पर जो टाके लगाए हैं यदि वो अनएब्जॉर्बल टाके लगाए थे तो उनको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट, महिला को डिस्चार्ज करना। अब फीमेल को किस प्रकार से डिस्चार्ज किया जाता है, यानी एब्डोमिनल टाके के निकाल देने के बाद महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। डिस्चार्ज के समय महिला को निम्न बिंदुओं पर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। अब कौन कौन से बिंदु है वो जिस पर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है उसको नहीं, उसकी फैमिली मेंबर्स को भी दी जाती है। नवजात को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण कराना, यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार सभी टीका लगवाने के लिए कहा जाता है। नवजात में उचित स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाना चाहिए कि 6 महीने तक इसको केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट लो आप। पोस्ट नेटल एक्सरसाइज बताई जाती है। उसके बाद व्यक्तिगत यानी पर्सनल तथा एनवायरनमेंट हाइजीन को बनाए रखने की बताया जाता है। पर्याप्त आराम और नींद लेने की सलाह दी जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव की सेप्शंस की विधियों के बारे में बताया जाता है। नवजात की रखरखाव किस प्रकार से करनी है वो बताया जाता है। माता स्वयं अथवा नवजात में किसी भी असामान्य लक्षण की उपस्थित होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहा जाता है। ये सारी जो हेल्थ एजुकेशन दी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी देते हैं। जी हाँ, इस प्रकार अपने प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ऑपरेशन थिएटर में दी जाने वाली नर्सिंग केयर और प्रोसीजर तथा पोस्ट ऑपरेटिव केयर 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बाद सारी चीज़ अपन ने पढ़ ली है। अब बात करेंगे अपन इसके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, जो कि पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन 6 नंबर में पूछा जाता है। आपको 6 नंबर के हिसाब से मैनेज करके लिखना होगा। सबसे पहला इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, यानी तुरंत उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशन, या बोल सकते हैं अपन 24 घंटे के अंदर उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशन। पहला है पीपीएच, यह प्राय एटोनिक यूट्रस के कारण होता है। पीपीएच जो एटोनिक यूट्रस के कारण होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि 500 ml से अधिक या वेजाइनल डिलीवरी में होता है, तो 1000 ml से अधिक यदि ब्लीडिंग फीमेल में हो जाती है तो उसे पीपीएच कहा जाता है, सिजेरियन सेक्शन कंडीशन। नेक्स्ट, शॉक। सर्जरी के दौरान अधिक ब्लड लॉस के कारण महिला शॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन। मुख्य रूप से पेरिटोनियम कैविटी, यूट्रस, एब्डोमेन वुंड, यूरेथ्रा, लंग्स आदि स्थानों पर हो सकता है। जी हाँ, वहाँ पर यदि स्टिक आसेप्टिक टेक्निक का यूज़ न किया हो या किसी असावधानी रखने पर इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। एथलेक्टोसिस या न्यूमोनाइटिस, ये जटिलता एनेस्थेसिया के दुष्प्रभाव के रूप में गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पायरेशन के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के कारण या गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेट हो जाने के कारण। नेक्स्ट, पैरालाइटिक एलियस, हाथों के मूवमेंट्स का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशन यानी रिमोट कॉम्प्लिकेशन, पहले इमीडिएट पड़ता है, बाद में क्या होता है, मेनिस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है, यानी एंथोसाइकिल असामान्यताएँ एंथोसाइकिल की। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस देखा जाता है। नेक्स्ट, यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, जो फूड रहता है वो इंटेस्टाइन में आगे की ओर गति नहीं कर पाता। नेक्स्ट, बैक एक या पेल्विक पेन देखा जा सकता है। नेक्स्ट, अगली गर्भावस्था के दौरान स्कार के रप्चर होने की संभावनाएं रहती है। जी हाँ, सिजेरियन सेक्शन पहले किया हो तो ऐसी कंडीशन में वो जो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी करती है उसमें वो रप्चर हो सकते हैं, इसलिए इसकी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही कराई जाती है। इसलिए सिजेरियन सेक्शन को अधिकतर केसेस में कॉम्प्लिकेशन ही मानते हैं, क्योंकि वेजिनल डिलीवरी से कितनी भी डिलीवरी करा लो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन से 2 डिलीवरी के बाद फीमेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में अपन ने सिजेरियन सेक्शन को पूरा पढ़ा है। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर दो अब तो मेरे चैनल को। आपको ये समझ में आया तो सिजेरियन सेक्शन, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यानी इसमें क्या किया जाता है, गर्भाशय में चीरा लगा दिया जाता है एब्डोमेन से होते हुए तथा फिटस को बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू सो मच।